मुगल इतिहास ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर स्कूल की किताबें और उनकी कहानियां आती हैं, है ना? पर क्या हो अगर एक और कहानी हो, एक ऐसा नजरिया जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही वैकल्पिक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो उन तर्कों और तथ्यों को सामने रखता है जिन पर ज्यादा बात नहीं होती। चलिए देखते हैं कि यह नजरिया हमारी समझ को कैसे एक नई दिशा देता है। तो सवाल यही है, क्या मुगल दौर सिर्फ ताजमहल और शानदार किलों का था, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है, कोई ऐसा पहलू जिसे अनदेखा कर दिया गया? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये पूरी पड़ताल घूमेगी। अच्छा, किसी भी हुकूमत को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? यही कि जो राज कर रहे हैं वो उस जगह के बारे में सोचते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि मुगल शासकों की नज़र में भारत क्या था। क्या वो इसे अपना घर मानते थे या कुछ और इसका एक बड़ा सबूत मिलता है खुद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की किताब बाबरनामा में। जरा सुनिए वो क्या लिखते हैं। ये शब्द खुद बाबर के हैं और यही कोटेशन आप कह सकते हैं उस वैकल्पिक नजरिए की नींव रखता है जो ये सवाल उठाता है कि मुगलों का इस जमीन से असल में जुड़ाव था भी या नहीं। तो ये सिर्फ एक एहसास या पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं थी। इस बाहरी नजरिए की छाप उनके पूरे शासन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में साफ दिखती है। सोचिए, दरबारी भाषा फारसी बना दी, जिससे यहाँ की आम भाषाएं दब गईं। सेना में भी विदेशी सैनिकों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। मतलब भारत को मुख्य तौर पर एक ऐसी जगह के तौर पर देखा जा रहा था जहां से बस टैक्स वसूलना है। ठीक है, साम्राज्य तो बन गया, पर इसकी कीमत क्या थी और ये कीमत किसने चुकाई? अब हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इंसानी जानों में भी चुकाई गई। और जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। 30,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, इस नजरिए के मुताबिक ये उन आम लोगों की तादाद है जिन्हें चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जे के बाद अकबर के हुक्म पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये एक आंकड़ा उस दौर में होने वाली लड़ाइयों की, आप कह सकते हैं, क्रूरता की एक झलक देता है। तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों का, इतने बड़े साम्राज्य का खर्च, ये सब आता कहां से था? जाहिर है आम लोगों से, खासकर किसानों से। इस वैकल्पिक सोर्स के मुताबिक किसानों को अपनी फसल का लगभग आधा हिस्सा 50% तक टैक्स में देना पड़ता था। 50%! जरा सोचिए, ये उस जमाने की सबसे ज्यादा टैक्स दरों में से एक थी। तो ये सिर्फ बाहरी टैक्स की बात नहीं थी, ये एक सिस्टम था, एक तरह का इकोनॉमिक ड्रेन। मतलब देश का पैसा लगातार कहाँ जा रहा था? लड़ाइयों में, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाने में, एक बहुत बड़ी सेना को पालने में। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी जरूरी चीजों के लिए पैसा ही नहीं बचा। सब कुछ जैसे रुक सा गया। अच्छा, जब भी मुगलों की बात होती है, खासकर अकबर की, तो एक शब्द जरूर आता है, धार्मिक सहिष्णुता या रिलीजियस टॉलरेंस। पर क्या ये पूरी कहानी है? क्या ये तस्वीर हमेशा ऐसी ही थी? अब हम इसी नाजुक और विवादित मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये वैकल्पिक नजरिया कहता है कि धार्मिक नीतियां कभी भी एक जैसी नहीं रही, वो हर बादशाह के साथ बदलती रहीं। और इस पूरी बहस के सेंटर में एक टैक्स है, जजिया। अब कई बार इसे बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स, मतलब एक मामूली सा कर बता दिया जाता है। लेकिन ये दूसरा नजरिया कहता है कि ये बात सच को छुपाने जैसी है। असल में ये सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और ये जो नीतियों का बदला है वो इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। देखिए, अकबर के शुरुआती दौर में मंदिर तोड़ने के वाक़ये मिलते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई। पर उनके बाद देखिए, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड का आदेश दिया, शाहजहां ने मंदिर और गुरुद्वारे हटाने के हुक्म दिए, और औरंगजेब ने तो जजिया को वापस लगा दिया और बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़ने के आदेश भी दिए। तो एक सीधी लाइन नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव है। तो अब तक हमने बात की शासन की, पर जिन पर शासन हो रहा था वो क्या कर रहे थे? क्या मुगल हुकूमत को सबने चुपचाप मान लिया था? जी नहीं। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और वो हिस्सा है लगातार चले स्वदेशी प्रतिरोध का, यानी लोकल रेजिस्टेंस का। यहां तीन बड़ी ताकतें दिखती हैं जिन्होंने मुगलों को जबरदस्त टक्कर दी। एक तरफ राजपूत थे, जिन्होंने राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने ऐसी गुरिल्ला लड़ाई लड़ी कि औरंगजेब की 27 साल की कोशिश के बाद भी वो उन्हें दबा नहीं पाए, बल्कि मुगल खजाना ही खाली हो गया।
और तीसरी तरफ सिख गुरुओं की शहादत ने सिखों को एक ऐसी मजबूत फौजी ताकत में बदल दिया जिसे खालसा कहा गया। और ये लड़ाई सिर्फ इन 3 जगहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर में जाटों ने विद्रोह किया, तो पूर्व में असम के अहोमों ने मुगलों को हमेशा चुनौती दी। मतलब देश के अलग अलग कोनों में विरोध की आग सुलग रही थी। तो फिर सवाल उठता है कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? क्या हुआ था? अब हम अपने आखिरी हिस्से में इसी पहेली को सुलझाएंगे और उन वजहों को देखेंगे जो साम्राज्य के अंदर ही पनप रही थीं। इस नजरिए के हिसाब से मुगल साम्राज्य का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक पूरी प्रक्रिया थी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दरबार में ऐशोआराम और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि काबिल लोग किनारे हो गए, प्रशासन कमजोर पड़ गया। फिर जो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयां थीं, उन्होंने खजाना पूरी तरह खाली कर दिया। भारी टैक्स ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। और जब साम्राज्य अंदर से इतना खोखला हो गया, तो नादिर शाह जैसे भारी हमलावरों को रोकने वाला कोई नहीं था। और यहां आकर कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम निष्कर्ष सामने आता है। ये नजरिया कहता है कि अंग्रेजों ने किसी बहुत मजबूत ताकत को हराकर भारत पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो बस उस खाली जगह को भर दिया जो मुगल साम्राज्य के अंदरूनी तौर पर कमजोर होने की वजह से पैदा हुई थी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, एक ही कहानी को सुनाने वाले के नजरिए से कितना फर्क पड़ जाता है ना? आज हमने इतिहास का एक अलग पहलू देखा। ये हमें बस इतना याद दिलाता है कि सच को पूरी तरह समझने के लिए शायद हमें कहानी के हर पक्ष को सुनना और समझना जरूरी है।